नाउ अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे, दैट इज लेक्चर 9, जिसमें हमने आपको बताया था अभी इसके पहले सॉर्ट एनालिसिस। क्लियर? इसके पहले वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कि किस टेक्निक के थ्रू हम एनवायरनमेंट की एनालिसिस करते हैं। एनवायरमेंटल एनालिसिस या बिजनेस एनवायरमेंटल एनालिसिस करने के लिए जो टेक्निक मैंने आपको बताई थी वो थी सॉर्ट एनालिसिस। सॉर्ट एनालिसिस में मैंने ये भी डिस्कस किया कि SWOT, जिन स्टूडेंट्स का छूट गया हो पिछला लेक्चर, उनके लिए छोटा सा रिकैप अगेन मैं दे देती हूँ कि सॉर्ट एनालिसिस इज फॉर SWOT। ये आप देख लीजिए SWOT, सॉर्ट एनालिसिस, जिसमें हमने S को बताया था, S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, W stands for weakness, O stands for opportunities and T stands for threats. Clear? यानी कि SW, जो हमारे SW कंपोनेंट्स थे वो थे इंटरनल एनवायरनमेंट के और कंट्रोलेबल फैक्टर्स थे। जो OT फैक्टर थे, OT कंपोनेंट थे, वो थे हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के और अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स थे। इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। किसी भी फर्म या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ और वीकनेस वो हमारे कंट्रोल में। हम किस चीज में अच्छे हैं ये हम जानते हैं, हम किस चीज में कमजोर हैं ये भी हम ही जानते हैं। क्लियर? हमारी क्या कमजोरी है ये भी हमको पता है, उसको हमें कैसे दूर करना है ये भी हमें पता है। तो इसलिए ये दोनों फैक्टर्स फर्म या ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एनवायरनमेंट में आते हैं और इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस को। जबकि O और T वो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आते हैं, वो हमारे कंट्रोल के बाहर है। ये दोनों फैक्टर्स या दोनों कंपोनेंट्स हमारे बियॉन्ड कंट्रोल है, हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। क्लियर? अब आते हैं इसके लास्ट टॉपिक पे, वो था हमारा कि नीड ऑफ स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट एनालिसिस, कि एनवायरनमेंट एनालिसिस की स्टडी क्यों जरूरी है। आखिर हम क्यों एनवायरनमेंट एनालिसिस करते हैं? बिना एनवायरनमेंट एनालिसिस के लिए के बगैर भी तो चल सकते हैं, नहीं चल सकते। क्या जरूरत है हमको इतने बड़े बड़े स्टेप्स लेने की, इतना बड़ा प्रोसेस के थ्रू जाने की, फिर उसकी कोई टेक्निक यूज करने की क्यों जरूरत है? नीड ऑफ स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट एनालिसिस, इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे हम आ गए हैं, दैट इज नीड ऑफ स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट एनालिसिस। कि क्यों इसकी नीड होती है। इसके मैंने पॉइंट्स ऑलरेडी आपको लिख रखे हैं, आप चाहो तो इसको एज अ नोट्स लिखते चले जाइए और अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। जैसे जैसे हम पॉइंट्स लिख रहे हैं वैसे वैसे आप इसको लिख करके अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। और नहीं लिखना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है, आप समझ लीजिए, जिससे कि ऑब्जेक्टिव में जब क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको 1 सेकेंड लगे उसको टिक करने में। इफ एंड बट अगर हुआ तो कंफ्यूजन बढ़ती जाती है और फिर हम उस पर सही डिसीजन नहीं ले पाते। तो आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है टू फ्रेम पॉलिसीज। पहली इसकी नीड क्यों है एनवायरनमेंट एनालिसिस की, कि हम पॉलिसीज किस बेस पर फ्रेम करेंगे। जब तक हम किसी चीज की एनालिसिस नहीं करेंगे, सारे मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठ जाए, पूरी मैनेजमेंट बैठ जाए, वो क्या चीज क्या पेपर वर्क करेगी जब तक उसकी कोई एनालिसिस उसके सामने नहीं होगी। मार्केट की कंडीशंस क्या चल रही है, मार्केट में क्या अप डाउन हो रहा है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितना एक्सेप्टेबल है, हम न्यू प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन न्यू सेटअप है, ऑलरेडी वेल सेटअप्ड है या पुरानी स्टैब्लिश्ड है। ये सारी चीजें फ्रेम पॉलिसी फ्रेम करते समय हम ये सब चीजों का ध्यान रखेंगे। आगे आने वाले ईयर में हम कैसे अपनी पॉलिसी को हमें फ्रेम आउट करना है वो किस बेस पे करेंगे, किसी डेटा किसी इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे ही तो करेंगे, कुछ होगा हमारे आगे। नेक्स्ट आ जाते हैं टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास जो रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, जो हमारे हिंदी के स्टूडेंट्स हैं मैं उनको बता दे रही हूँ। रिसोर्सेज हम हिंदी में बोलते हैं संसाधन, ठीक है। हमारे पास जो भी संसाधन है
चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो, चाहे वो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो। इन तीनों रिसोर्सेज का हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यानी अधिक से अधिक उनका यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, वो भी हम एनवायरमेंट एनालिसिस के थ्रू ही, उसकी स्टडी के थ्रू ही हम उस रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं। थर्ड आ जाता है हमारा टू कीप बिजनेस डायनेमिक एंड इनोवेटिव। बिजनेस को डायनेमिक इन द सेंस गतिशील जिसे कहते हैं। डायनेमिक क्या होता है? गतिशील। इनोवेटिव यानी कि उसमें नए नए कोई ना कोई रिसर्च आते रहना, नए नए उसमें आइडियाज आते रहना, उसको हम कहते हैं इनोवेटिव। ठीक है, तो हमारा बिजनेस डायनेमिक बना रहे, हमारा बिजनेस इनोवेटिव बना रहे, उसके लिए भी जरूरी है कि हमें अपने बिजनेस की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट का पता होना चाहिए। दैट इज SWOT एनालिसिस। बिजनेस डायनेमिक इनोवेटिव बनाना है, उसके लिए बिजनेस की क्या स्ट्रेंथ, क्या वीकनेस, क्या अपॉर्चुनिटीज, क्या थ्रेट है, ये हमें पता होना चाहिए। इनोवेशन हमारा अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है और हमारे लिए थ्रेट भी हो सकता है। क्लियर? मान लीजिए कोई भी टेक्निक आई, हम उस टेक्निक के थ्रू हमें जाना है और अब और कोई चारा नहीं है, हमको वो टेक्निक जो है उसके थ्रू हमें, उसी के थ्रू हमें जाना, उसको लेकर के ही चलना पड़ेगा। तो क्या वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी आगे चल के? उसकी एनालिसिस हम किससे करेंगे? एनवायरमेंटल एनालिसिस से करेंगे और SWOT टेक्निक उसमें यूज करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका टू प्रोवाइड इनपुट फॉर डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट या हायर अथॉरिटी किस बेस पर कोई डिसीजन ले, उसके लिए उसको एक्यूरेट डेटा, इंफॉर्मेशन, न्यू टेक्नोलॉजी, एडॉप्टेशन, हर चीज की जरूरत पड़ती है। क्लियर? तो कोई भी डिसीजन लेने के लिए हमें कोई इनपुट की जरूरत पड़ेगी। वो इनपुट क्या है? वो इनपुट ही हमारे डेटास और इंफॉर्मेशंस होती हैं, हमारे सर्चिंग और स्कैनिंग का प्रोसेस होता है, हमारी फोरकास्टिंग होती है, वही इनपुट हमें दिया जाता है और उसी के बेस पर हम डिसीजन पर पहुंचते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी को हमें ग्रैब करना चाहिए यानी लेना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, या उसको करंट सिनेरियो की अपना बजट देखते हुए हमें उसे छोड़ देना चाहिए। ये डिसीजन मेकिंग हम जाते हैं टू प्रोवाइड इनपुट फॉर डिसीजन मेकिंग। क्लियर? फिर आता है आपका फिफ्थ पॉइंट है टू फाइंड आउट स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस। SWOT एनालिसिस के थ्रू स्टडी करने का सबसे बड़ी जो हमारी सिग्निफिकेंस है, उसका यहां से आपके पॉइंट्स मेन शुरू होते हैं कि हमें कैसे, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, बिजनेस की जो स्ट्रेंथ है वो SWOT एनालिसिस अगर टेक्निक यूज करेंगे तो जो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही है, हिडन टैलेंट जिसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए क्लास में ढेर सारे बच्चे हैं, एक बच्चा शांत चुपचाप बैठा रहता है, तो ऐसा नहीं है कि वो बच्चा बहुत ही डम है इसलिए वो शांत बैठा रहता है, ऐसा नहीं है। कोई ना कोई, हर एक बच्चे में, हर एक स्टूडेंट्स में कुछ अपनी एक ना एक जो है उनमें टैलेंट होता है। तो हो सकता है वो उसका लिखने का टैलेंट बहुत अच्छा हो, उसकी स्पीड बहुत अच्छी हो, उसकी राइटिंग अच्छी हो, उसके समझने की या उसकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी हो। क्लियर? तो जब हम SWOT टेक्निक एनालिसिस जो करते हैं, जो SWOT टेक्निक के थ्रू एनवायरनमेंट की एनालिसिस करते हैं, तो उससे हमें अपने बिजनेस की स्ट्रेंथ का पता चलता है। वो स्ट्रेंथ किसी भी उसमें हो सकती है, हमारी मैन पावर हो सकती है, यानी हमारे एम्प्लॉयज हो सकते हैं, वो एम्प्लॉयज फर्म, किसी भी फर्म की एम्प्लॉयज भी उसकी स्ट्रेंथ बन सकती है, किसी भी फर्म की टेक्निकल कैपेबिलिटी भी उसकी स्ट्रेंथ बन सकती है, किसी भी फर्म की उसके वर्किंग क्राइटेरिया भी उसका स्ट्रेंथ बन सकता है। तो जब ये एनालिसिस में हम जाएंगे तभी तो हम पता लगा पाएंगे कि हमारे बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है। क्लियर? फिर हम आ जाएंगे टू आइडेंटिफाई वीकनेस, यानी कि वीकनेस को आइडेंटिफाई भी हम किससे करेंगे? इसी एनालिसिस के थ्रू करेंगे कि हमारी कमजोरी क्या है, हम कहाँ कमजोर पड़ रहे हैं। हो सकता है हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमारी वीकनेस हो, हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं,
हमारे फिजिकल रिसोर्सेज हमारी वीकनेस हो, नेचुरल रिसोर्सेज हमारी वीकनेस हो, नहीं है हमारे पास, हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे, तो ये हमारी वीकनेस बन जाएगी। टू फाइंड आउट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, फिर आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट आपका 7, टू फाइंड आउट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है वो भी हम इस एनालिसिस के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आता है आपका टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स पोस्ट टू बिजनेस। बिजनेस पे कौन से थ्रेट लगाए गए हैं, कौन से ऐसे बैरियर पोस्ट कर दिए गए हैं जिससे हमारा बिजनेस अफेक्टेड हो रहा है। वो पॉलिटिकल सिचुएशन हो सकती है, वो इकोनॉमिक फैक्टर हो सकता है, वो हमारा कल्चरल फैक्टर हो सकता है, वो हमारा करंट सिनेरियो हो सकता है, वो हमारा नेचुरल क्राइसिस भी हो सकता है, कोई भी कंपोनेंट हमारा हो सकता है। लेकिन वो तभी पता चलेगा जब हम SWOT एनालिसिस के थ्रू बिजनेस एनवायरनमेंट की एनालिसिस करें। SWOT टेक्निक के थ्रू हम बिजनेस एनवायरनमेंट की एनालिसिस करेंगे। तो टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स पोस्ट टू बिजनेस, जैसे अभी आपने देखा होगा पिछले टाइम में कि जीएसटी आया, सब बोल रहे थे जीएसटी पोस्ट किया गया, ठीक है, क्योंकि करंट सिनेरियो में वो थ्रेट ही लग रहा था, कोई भी बिजनेसमैन उसके लिए तैयार नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हम उसको अडॉप्ट करते गए, हम उसके मतलबों को समझते गए, उसमें आए जितने भी हमारे जो उसके रूल्स रेगुलेशन थे उसको समझते गए, तो हमको ये लगा कि नहीं, इतने सारे जो टैक्स लगाए जा रहे थे, अच्छा है वो सारे टैक्स हटा के हमें सिर्फ एक टैक्स पे करना है। अब हमें बहुत सारे टैक्स के बारे में नहीं सोचना है कि हाँ ये भी टैक्स है वो भी टैक्स है, क्लियर। तो अब आपका उस समय वो थ्रेट था, यानी लग रहा था कि वो बिजनेस पर लगाया जाए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इससे हमें SWOT एनालिसिस टेक्निक से पता चला कि वो थ्रेट। फिर है टू नो इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट में हमारी कमियां, इस इंटरनल एनवायरनमेंट की भी तो हम SWOT और SW से हम इंटरनल एनवायरनमेंट की तो एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो भी एनालाइज हो जाता है। टू अंडरस्टैंड मार्केट कंडीशंस, मार्केट कंडीशंस कैसी है वो भी हम अपने SWOT टेक्निक से एनालाइज कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल इवेंट्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस, यानी इंटरनेशनल इवेंट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे बिजनेस पे, वो भी हम SWOT टेक्निक से, उसकी एनालिसिस से पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी अच्छा शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट पड़ता है, कभी कभी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी हमारे बिजनेस पर पड़ता है। 12 आ जाता है आपका टू एडजस्ट विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। टू एडजस्ट विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ हमें कैसे एडजस्ट करना है। जैसे अभी हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं, हम क्या कभी पहले ऑनलाइन पढ़े थे? नहीं पढ़ रहे थे, तो हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, ये भी हम अपनी SWOT टेक्निक से एनवायरनमेंट की एनालिसिस के थ्रू पता कर सकते हैं। फिर आता है आपका टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज और इकोनॉमिक्स को भी हम इसके थ्रू पता कर सकते हैं। और लास्ट है आपका टू फोरसी इम्पैक्ट ऑफ सोशल कल्चर फैक्टर्स। क्लियर?